हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और स्वागत है आप लोग का स्मार्ट डो चैनल पे। हम लोग बहुत दिन से गैप कर दिए थे क्योंकि हम लोग का भी सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहा था। लेकिन अब शायद गैप नहीं होगा, अब रेगुलर क्लास आएंगे। मैं आप लोग का एच का टीचर, एच1 का। और हम लोग पढ़ चुके हैं सेल डिवीज़न पूरा। सेल डिवीज़न का माइटोसिस भी पढ़ चुके हैं, मियोसिस भी पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे सेल सिग्नलिंग एंड सेल कम्युनिकेशन। और उसके बाद अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। और एक यूनिट हम लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चालू करते हैं। सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन। सबसे पहले सेल सिग्नलिंग और सेल कम्युनिकेशन को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि सिग्नलिंग क्या होता है और कम्युनिकेशन क्या होता है। जब कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रहता है उसमें बहुत सारे सेल होते हैं और वो अलग अलग सेल्स का फंक्शन रहता है कि अलग अलग सेल का अलग अलग फंक्शन रहता है। तो वो लोग एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, वो लोग एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम से वर्क करते हैं, नहीं तो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फंक्शन नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो कम्युनिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है सेल का, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन करते कैसे हैं, अलग अलग टाइप के सिग्नल्स भेजा जाता है और अलग अलग टाइप्स के मॉलिक्यूल्स या फिर कोई भी अलग टाइप के इंफॉर्मेशन भेजा जाता है, जिसके वजह से वो आपस में सिग्नल भेज के रिसीव करके वो उसका डिकोडिंग करते हैं मैसेज का और कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे जैसे कि हम लोग आपस में कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, एक मोबाइल के थ्रू करते हैं। मोबाइल क्या होता है, मोबाइल के थ्रू एक सिग्नल जाएगा और सिग्नल कहाँ पे जाता है, एक टावर पे जाएगा जिसपे एंटीना रहता है। और वो रिसीवर, एंटीना रहता है, वो रिसीवर रहता है। वो एक सिग्नल को क्या करेगा, रिसीव करेगा और फिर से वो वायर के थ्रू दूसरे मोबाइल पे या फिर वायर के थ्रू भेजा जाएगा या फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू भेजा जाएगा और दूसरे मोबाइल में वही वाला सिग्नल पहुंचता है और वहाँ पे डिकोड होता है। फिर हम लोग को पता चलता है कि किसने मैसेज भेजा है या फिर कॉल किया है, ठीक है। तो सेम वही तरीका से एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स सब कम्युनिकेट करते हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला सिग्नल या फिर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। अब ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला चीज तो हो सकता है ये हार्मोन हो सकता है। दूसरा चीज ये हो सकता है न्यूरोट्रांसमीटर। ये सब हम लोग को पढ़ना है बाद में। हार्मोन्स पढ़ना है हम लोग को एंडोक्राइन सिस्टम में। न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ना है हम लोग को नर्वस सिस्टम में। वहाँ पे बहुत सारे नर्व एंडिंग जो रहता है, एक मान के चलिए ये क्या है, ये न्यूरॉन है, ये एक्सॉन है और ये एक्सिनल टर्मिनल्स है। उसमें नीचे बल्ब होते हैं, टर्मिनल बल्ब्स। उसमें बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं और वो न्यूरोट्रांसमीटर निकल के जाएगा फिर दूसरे सेल के पास, दूसरे सेल के डेंड्राइट्स के पास। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आज सिर्फ सिग्नलिंग ही पढ़ेंगे। तो पहला कंपोनेंट्स हो गया सिग्नल मॉलिक्यूल्स। और दूसरा मॉलिक्यूल्स दूसरा कंपोनेंट्स होता है रिसीवर। रिसीवर एक होता है रिसेप्टर। कोई भी सेल के ऊपर एक रिसेप्टर रहता है। एक सेल हो गया मान के चलिए, उसके ऊपर क्या होगा, बहुत सारे रिसेप्टर्स रहते हैं। ये प्रोटीन के बने हुए रहते हैं और बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक। ये एक प्रिंसिपल पे काम करता है, लॉक एंड की प्रिंसिपल पे। मतलब कि एक ताला का चाबी एक स्पेसिफिक चाबी ही रहेगा, कोई दूसरे चाबी से नहीं खुल सकता है।
फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए एक ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, कोई भी केमिकल है, तो ये केमिकल क्या होगा, ऐसे टाइप के रिसेप्टर पे ही बाइंड होंगे, ना कि ऐसे टाइप पे, ये अलग शेप का है तो इस पे बाइंड ना होके इस पे ही सिर्फ बाइंड होगा हमेशा, कभी भी दूसरे, मतलब ये स्पेसिफिक होते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, ठीक। उसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं हम लोग। थर्ड नंबर होता है सिग्नल, पहला सिग्नल मॉलिक्यूल्स, फिर रिसीवर, फिर टारगेट। कोई भी सिग्नल जाएगा कहीं पे बाइंड करेगा, तो वो बाइंड कौन सा सेल पे करता है, वो टारगेट सेल पे करता है, उसी को क्या कहते हैं, टारगेट सेल। ये सब सेल क्या है, टारगेट सेल है, जिस पे काम कराना है। कोई भी हम लोग दवा लेते हैं तो वो दवा, मान के चलिए सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द का हम लोग दवा खाते हैं, है ना, जाता है पेट में, लेकिन वो पेट से फिर काम कैसे करता है सर पे, ऐसा तो है नहीं कि उसको पता चल गया कि हम लोग का दवा आ गया, ऐसा नहीं है। वो पहले जाएगा, मेटाबॉलिज्म होगा, फिर ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड से पहुंचेगा हमारे कहाँ पे, यहाँ के रिसेप्टर पे जहाँ पे पेन हो रहा है, और उस रिसेप्टर पे पहुंचने के बाद वहाँ पे बाइंड होता है और उसका थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। ये सेल सिग्नलिंग वाला जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोग को, अगर आगे कोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, फार्माकोलॉजी, तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, यही सब आता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ सेल सिग्नलिंग। मैकेनिज्म ऑफ सेल सिग्नलिंग। पहला, रिसेप्शन। रिसेप्शन पहला होता है, फिर दूसरा होता है ट्रांसडक्शन, फिर तीसरा होता है रिस्पॉन्स, ठीक है। पहले क्या होगा, रिसेप्शन होगा, मतलब कोई भी एक केमिकल निकला है, ठीक है, वो केमिकल कहाँ पे जाएगा, एक रिसेप्टर पे जाएगा, और रिसेप्टर पे क्या होगा, बाइंड होगा, इसी को कहते हैं क्या, रिसेप्शन। कोई भी केमिकल या फिर कोई भी मैसेज आया और रिसेप्टर पे बाइंड हुआ, बाइंडिंग को ही कहते हैं हम लोग क्या, बाइंडिंग ऑन रिसेप्टर्स, इसी को हम लोग कहते हैं रिसेप्शन। फिर आता है ट्रांसडक्शन, मान के चलिए ये बाइंड हुआ, और मान के चलिए कि इसके अंदर कुछ काम कराना है, ये हो गया जीन हम लोग का या फिर डीएनए, और इसका कुछ ट्रांसलेशन चाहे ट्रांसडक्शन कराना है, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, ट्रांसडक्शन। मतलब इसको एक्सप्रेस कराना है, इसका काम कराना है, इफेक्ट दिखाना है, उसी को कहते हैं ट्रांसडक्शन। फिर आता है रेस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में हम लोग का जीन एक्सप्रेशन आ जाता है, या फिर अगर सेल बहुत बुरा हो गया है या फिर उस सेल में कोई डैमेज हो गया है तो एपोप्टोसिस होता है। एपोप्टोसिस मतलब डेड, सेल डेड हो जाना, एक सिस्टमेटिक वे से सेल डेड हो जाना, उसी को क्या कहते हैं। ये सब चीज़ हो गए रेस्पॉन्स, मतलब पहले आके जुड़ेगा, फिर वो अपना काम करेगा, फिर इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। ये हो गए सेल सिग्नलिंग का मैकेनिज्म। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। पहला टाइप्स, ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन मतलब एक सेल है और उस सेल ने क्या किया, एक केमिकल निकाला, कोई भी केमिकल, हार्मोन निकाला, चाहे न्यूरोट्रांसमीटर निकाला, और वो क्या किया, खुद पे ही काम कर दिया, खुद पे ही जाके क्या किया, काम कर दिया, उसी को क्या कहते हैं, ऑटोक्राइन कहते हैं, सेल्फ सेल्फ वर्किंग। मतलब जितने भी सिंगल लॉन्डे होते हैं वो ऑटोक्राइन के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। फिर दूसरा आता है पैराक्राइन। पैराक्राइन मतलब होता है कि एक सेल है
उसके बहुत करीब नज़दीक में ही दूसरा सेल है, मतलब नेबरिंग में। तो इसने क्या किया, एक केमिकल निकाला और ये केमिकल जाके कहाँ पे काम किया, दूसरे वाले सेल पे काम किया। इसको कहते हैं पैराक्राइन, मतलब नज़दीक वाले सेल पे काम करेगा। तीसरा नंबर, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में होता क्या है कि एक सेल है और दूसरा सेल बहुत दूर है, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, वो जो केमिकल निकला है वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम से जाके वो क्या करेगा, बहुत ही दूर पे एक कोई सेल था उस पे जाके क्या करेगा, इफेक्ट दिखाएगा, उसको कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। फिर चौथा होता है जक्स्टाक्राइन। जक्स्टाक्राइन मतलब होता है एक सेल है, वो उसके पास ही एक दूसरा सेल जुड़ा हुआ है, किससे, जंक्शन से। ये क्या है, जंक्शन। जंक्शन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, हम लोग टिश्यू में पढ़ेंगे जंक्शन कितने टाइप्स के और कैसे कैसे होते हैं। गैप जंक्शन होते हैं, टाइट जंक्शन होते हैं, एडेरेंस जंक्शन होते हैं, तो वो सबको हम लोग अलग टॉपिक में ही पढ़ेंगे। जस्टाक्राइन में होता है क्या, ये एक सटा हुआ सेल है, उसमें जंक्शन है प्रेजेंट, उस जंक्शन के थ्रू यहाँ पे केमिकल का पास होगा और कम्युनिकेशन होगा, उसको कहते हैं जस्टाक्राइन। फिर से एक बार देख लेते हैं। ऑटोक्राइन मतलब सेल्फ वर्किंग, मतलब एक सेल है उसी के ऊपर वो अपना केमिकल निकाल के काम कराएगा, उसको कहते हैं ऑटोक्राइन। पैराक्राइन मतलब नज़दीक का सेल नेबरिंग सेल्स में काम करेगा, उसको कहते हैं पैराक्राइन। एंडोक्राइन मतलब बहुत दूर एक सेल था उसके ऊपर काम कराना है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, एंडोक्राइन। जक्स्टाक्राइन क्या होता है, एक नज़दीक का सेल, एकदम सटा हुआ सेल, क्या चीज़ से सटा हुआ है, वो सटा हुआ है एक जंक्शन से। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के जंक्शन हैं, जैसे कि हम बता ही रहे हैं, बाद में पढ़ना है। तो वो जंक्शन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, उसको कहा जाता है जक्स्टाक्राइन सेल कम्युनिकेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा छोटा ही टॉपिक बचा हुआ है, वो है टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। रिसेप्टर्स कैसे कैसे हैं, कितने टाइप्स के हैं, उसको कैसे क्लासिफाई किया गया है देख लेते हैं। एक होता है GPCR। GPCR मतलब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोग को बाद में जाके कोलॉजी में पढ़ना है, फार्माकोलॉजी में। इससे क्या होता है कि इस पे कोई भी केमिकल बाइंड होता है और एक्चुअल में ये एक CAMP पाथवे पे काम करता है। CAMP पाथवे में ATP से क्या होता है, ADP बनता है और एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। ये हम लोग बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे बाद में। फिर दूसरा आता है लिगैंड आयन चैनल रिसेप्टर। लिगैंड आयन चैनल रिसेप्टर में होता क्या है कि ये बहुत सारे आयंस का चैनल रहता है और ये चैनल ओपन और क्लोज होते रहता है। कोई आके मतलब बाइंड होगा उस चैनल पे और वो चैनल क्या होगा, खुल जाएगा और डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन ये होता है हम लोग का, ठीक। फिर तीसरा नंबर है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। ये होता है, इसको हम लोग एक चीज़ और से जानते हैं, इंटीग्रल रिसेप्टर, मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है ना, सेल मेम्ब्रेन में ये लोग इंटीग्रेटेड रहता है ऐसे, काइंड ऑफ ऐसे करके। ठीक। और बाहर जाके कोई केमिकल बाइंड होगा और उसका इफेक्ट अंदर देखने को मिलेगा हम लोग को, उसको कहा जाता है क्या, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। और
एक लास्ट बचा हुआ है, उसको भी लिख लेते हैं। नंबर 4, न्यूक्लियर रिसेप्टर। न्यूक्लियर रिसेप्टर या फिर साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, ये सब क्या होते हैं, सेल के अंदर रहते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इंट्रा रिसेप्टर भी कहते हैं इसको, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। ठीक, ये जो हमारा GPCR है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। GPCR का लगभग लगभग स्ट्रक्चर जो है ऐसा दिखता है, ऐसे बहुत सारे कन्वुलेटेड वो मतलब फोल्डिंग्स रहते हैं। ठीक है, और उसमें एंड में जाके 3 टाइप के केमिकल बाइंड होता है, अल्फ़ा, बीटा और गामा, और उसका बहुत सारा प्रोसेस है, बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। हम लोग को बाद में पढ़ना ही है, तो अभी क्यों ही उतना टाइम खर्चा करना। ठीक है, तो सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग यहाँ ख़त्म होता है। हम लोग ने देख लिया कैसे कम्युनिकेट करता है सेल एक दूसरे से, बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, बहुत सारे अलग अलग सिग्नल्स निकालता है सेल, और दूसरे सेल के पास भेजता है। और वो दूसरे सेल के पास क्या रहता है, एक स्पेसिफिक रिसेप्टर रहता है, जो रिसेप्टर क्या करेगा, कैच कर लेगा, उसमें बाइंडिंग होगा, और बाइंड होने के बाद जो थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाना है वो इफेक्ट दिखाया जाएगा। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, सेल सिग्नलिंग एंड सेल कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या क्या है, तो वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला चीज़, सेल अगर डिवाइड करना है उसको, सेल को, तो उसमें काम आता है ग्रोथ फैक्टर्स। बहुत सारे हैं ग्रोथ फैक्टर्स, आके क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, और उसके बाद सेल डिवीजन होगा, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। फिर दूसरा चीज़, अगर सेल को डेड कराना है, मारना है उसको, मान के चलिए कैंसर हो गया है कोई सेल को, वो ऑटोमेटिक खूब डिवाइड हो रहा है, तो उस सेल को मारने के लिए कोई सिग्नल भेजा जाएगा और एपोप्टोसिस हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, और कोई थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाने के लिए भी, मान के चलिए हम लोग एक्सटर्नली कोई ड्रग ले रहे हैं, उस ड्रग का भी तो कोई केमिकल नेचर है, तो वो भी जाके कहीं पे भी बाइंड कर सकता है और उसका इफेक्ट दिखा सकता है। ठीक है, और डिजीज से लड़ने के लिए भी बहुत सारे इम्यून सिस्टम में काम आता है हम लोग का ये सेल सिग्नलिंग, जैसे कि टी हेल्पर सेल या फिर बी लिम्फोसाइट सेल, ये सब एंटीबॉडीज कब निकालते हैं, जब एंटीजन क्या करता है, एंटीबॉडी और एंटीजन वो बाइंड करता है, तभी वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का सेल सिग्नलिंग एंड सेल कम्युनिकेशन चैप्टर ख़त्म होता है। अगला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू, टाइप्स ऑफ टिश्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, उसके बाद यूनिट 1 ख़त्म हो जाएगा। आप लोग को कैसा लगा, और इसके ऊपर कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।